अपन 3 चैप्टर साथ में ले रहे हैं। सबसे पहला है नदियों के बारे में, दूसरा है सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, और उन्हीं से यदि विद्युत का उत्पादन होता है तो विद्युत परियोजना, जिनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं में काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जो मध्य प्रदेश है इसको नदियों का मायका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर नदियां, जैसे हम आज जो नदियां पढ़ने वाले हैं, उनका ज्यादातर नदियों का ओरिजिन सोर्स एमपी है। तो ज्यादातर नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसी वजह से इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। और नंबर इनका क्या है, काफी ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन ये कि नदियों का मायका किसे कहते हैं, तो आंसर है एमपी। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अब चलते हैं आगे। सबसे ज्यादा नदियों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नर्मदा से पूछे गए हैं। तो इसलिए आप नर्मदा को पूरा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, देख लो कोई चीज छूट तो नहीं रही है। मैं कोशिश उसी पे करूंगा कि कोई चीज छूटे ना, है ना। सबसे पहला है हमारे जबलपुर में, तो इनको माँ रेवा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे टी स्टॉलों पे ये नाम लिखा होता है, माँ रेवा टी स्टॉल, मतलब माँ रेवा नर्मदा को समर्पित एक नाम है। परंतु माँ रेवा का वास्तविक मतलब होता है आनंद को देने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि नर्मदा का वास्तविक नाम है आनंद को देने वाली। पुराने ग्रंथों में और पुरानी जो किताबें हैं उनमें इनका नाम सोमो देवी भी दिया है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, मतलब ज्यादातर इंसान जो काम करता है उसमें कहीं ना कहीं इस नदी के जल का सदुपयोग करता है, तो वो नर्मदा है। इसी क्वेश्चन को जीवन रेखा ना बोल के वो जीवन धारा बोल देता तो फिर कई लोगों का दिमाग घूम जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा क्या। जीवन रेखा का मतलब है कि जीविकोपार्जन के लिए कहीं ना कहीं इस नदी का सहारा व्यक्ति लेता है मध्य प्रदेश में, ये कहलाता है जीविकोपार्जन या जीवन रेखा का मतलब। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो कोई और नहीं बल्कि सोमो देवी या माँ रेवा या आनंद को देने वाली, मतलब नर्मदा। ये हो गए क्वेश्चन। अब आते हैं जियोग्राफी के पैटर्न पे। जियोग्राफी के पैटर्न से एमपी में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस नदी का नाम बताइए जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती परंतु एस्चुरी जरूर बनाती है। नो डाउट नर्मदा उसका आंसर है, और एक नदी और आगे है, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई मुझे अभी से बता सकता है क्या डेल्टा का निर्माण ना कर एस्चुरी बनाने वाली कौन सी एक और नदी है? ताप्ती। ताप्ती। बहुत बढ़िया, ताप्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया, मेरे को याद रखना ये चीज। अब एक क्वेश्चन आजकल और जियोग्राफी से ही पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी है जो 3 राज्यों में बहती है और साथ में ये चीज ऐड कर देता है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, और 3 राज्य। तो याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात और यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो आंसर है नर्मदा ही। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पुराना हो चुका है। नर्मदा की जो लंबाई है 13-12 है, सबको पता होगी। लेकिन यदि मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश में कितनी है, तो ये चीज आप याद रखें 1077। हालांकि ये आपको याद होगा। निकलती कहाँ से है? वहां से निकलती है जहां का रावण था। बताओ रावण का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? अमरकंटक। याद रखना जबलपुर के पास यही अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बता सकते हो अमरकंटक किस जिले में आता है? अनूपपुर। जोधपुर। अनूपपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात बोली आपने कि नर्मदा जो है वो उसका उद्गम किस जिले से होता है। तो चाहे ऑप्शन में अमरकंटक भी दिया हो और अनूपपुर, तो आप जिला पूछा है तो अनूपपुर टाइप करना, याद रखना। अच्छा, गिरती कहाँ पर है ये? खंबात की खाड़ी में, मतलब गुजरात में, मतलब अरब सागर में। अब आपको भी पता है कि मैप में यदि अमरकंटक या जबलपुर आप देखो तो आपको पता होगा किस साइड है, इस साइड है। और ये उत्तर से बहती हुई और इस साइड आती है, गुजरात की साइड आती है। तो बताओ किस दिशा से किस दिशा की ओर बहने वाली नदी हो गई है? पूर्व से पश्चिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि नर्मदा का बहाव किस दिशा में है? पूर्व से पश्चिम में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? बन जाएगा? अरे हाँ या ना कोई यस नहीं? सर। ठीक। यस सर। अब याद रखना ये सब ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सिंपल थे, जो सबको पता है। अब आजकल वो ऐसे क्वेश्चन से आपको फंसाने की कोशिश करता है, जैसे नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यदि आपने बनास का नाम सुन रखा है तो आप उसको छोड़ दो, चंद्रकेशर का नाम सुन रखा है तो आप उसको छोड़ दो, बरना का नाम सुन चुका है छोड़ दो, तवा का नाम। वो पूछते हैं शेर किसकी सहायक नदी है, शक्कर किसकी सहायक नदी है, मान के बारे में पूछ लेते हैं, हिरन के बारे में पूछ लेते हैं, और तिंदोली के बारे में पूछते हैं।
मतलब इससे एक भी वर्ड आप मिस ना करें, ये सब रटें आप, ये आपके काम के लिए। अब मुझे थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक ग्राफ से बता देता बहुत आराम से कि कौन सी कहाँ से निकलती है। तो हालांकि इतना अपन अभी एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आगे सिखा दूंगा आपको। अभी बस आप क्वेश्चन क्वेश्चन बस पैटर्न पे देख लो, और कुल मिला के एक बार यदि आप ये सब पढ़ लो तो फिर आपको कुछ और दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनना, नर्मदा पर कुछ जलप्रपात भी हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है भिगड़ा घाट जलप्रपात, बताओ कहाँ पर है भैया भिगड़ा घाट जलप्रपात? जबलपुर में है, और जबलपुर में जबलपुर। धुआंधार। अब बताओ जरा कितने मीटर ऊंचाई है? कितने मीटर? 18 में। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। और भिगड़ा घाट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अपन ने अभी अभी पढ़ा था, यूनेस्को ने क्या किया है भैया जी, अभी भिगड़ा घाट को शामिल किया है कि नहीं किया है विश्व धरोहर? तो इसलिए ये थोड़ा याद रखना, आपसे क्वेश्चन है ये धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है भैया जी? नर्मदा। नर्मदा। मतलब जो करंट में रहे उसके बारे में पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, ऐसा। अब देखो अनूपपुर में है दुग्धधारा जलप्रपात, ये तो आपको पता होगा इसलिए मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा। अमरकंटक में जब हम लोग पिकनिक के लिए गए थे तो हम लोगों ने वहाँ कपिल धारा भी देखा था जलप्रपात। नर्मदा काफी ऊंचे वेग से नीचे गिरती है और स्ट्रिक्टली मना ही थी कि आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। और उसके जस्ट बाद ये महेश्वर का बड़ा सुना है मैंने, सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है और किस नदी पर दरअसल में ये जलप्रपात है, तो ये याद रखना। अच्छा, दर्दी जलप्रपात और मंदार जलप्रपात ये दोनों नर्मदा पर हैं, लेकिन मंदार के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आजकल कि वो कौन कौन सी दो नदियां हैं जिनके संगम पर 12 मीटर जलप्रपात बना हुआ है मंदार। तो अच्छे से देख लो जरा कि नर्मदा के साथ कौन सी नदी है भैया जी? तवा। तवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, तो पहला क्वेश्चन जैसे आपने मेरे को बताया था, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही मुझे बताते चल रहे। अब मेरे को एक बात बताओ, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए गंगा प्राधिकरण परियोजना कब बनी थी? जरा जल्दी से बताना, गंगा प्राधिकरण 1985। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अच्छे से देख लो, गंगा सबसे पवित्र नदियों में से एक है, लेकिन उससे 5 साल पहले ही आप बताओ जरा किसका गठन हो चुका है, किसको स्वच्छ करने? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? मैं जल्दी से सवाल का जवाब दे देता हूँ। साइंटिफिक रीजन नहीं है, पौराणिक रीजन है। गंगा नदी में नहाने से पाप धुलते हैं, याद रखना, परंतु नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं, बस इसी वजह से, पौराणिक महात्म्य के कारण ये चीज याद रखना, और कुछ भी। आगे चलते हैं। अब जो ये चीज अपन पढ़ेंगे ना, नर्मदा नदी से कौन कौन सी परियोजनाओं का संबंध है, नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं, कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, ये अपन को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपने कभी नाम सुना होगा इंदिरा सागर परियोजना। अब देखो यहाँ से मीन्स की चीज शुरू हो गई। नर्मदा घाटी परियोजना या नर्मदा नदी घाटी परियोजना को समझाइए। तो कुल मिला के जितने भी डैम हैं आपको सब टीप देने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन जरूर आप बताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब आप लिखते हो तो लोकेशन छोड़ देते हो। जैसे मैं आपसे प्री के लहजे पे बात कर रहा हूँ, पहले मैं पूछ रहा हूँ इंदिरा सागर परियोजना जो है निश्चित रूप में सब नर्मदा नदी पर है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन नर्मदा नदी पर है तो मध्य प्रदेश में है, और वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये प्री का क्वेश्चन है। खंडवा, बिल्कुल। लेकिन अब खंडवा, जैसे आप में से कई लोग जवाब देते हैं कॉमन हो चला है, तो इसलिए थोड़ा वो डीप में जा रहा है। कहाँ पर है भैया जी, किस ग्राम के आसपास है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, मेघा पाटकर इस गांव में आके कई बार यहाँ के लोगों को समझाइश दे चुकी हैं कि नर्मदा का वेग काफी तेज होता है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, आप लोग दिक्कत परेशानी में आ सकते हो, इसलिए आप अपने रहवास को छोड़ के चले जाओ। तो ये पुनासा ग्राम में मेघा पाटकर, याद रखना ये चीज। आगे चल के हम पढ़ेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन की वो प्रमुख नेता भी है मेघा पाटकर। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जरा जल्दी से मेरे को बताओ कि इंदिरा सागर परियोजना, ये इंदिरा गांधी तो याद आ रहे होगा आपको, तो इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास जो है वो इंदिरा गांधी ने अपने नाम पर किया था।
और ये तब किया था जब उनकी डेथ होने वाली है उसके 1 साल पहले, मतलब दरअसल में दिसंबर में उन्होंने घोषणा कर दी थी और जनवरी में ये चीज हुई है। तो जरा आप बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने शिलान्यास कब किया था? 23 अक्टूबर 1984। एग्जैक्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि 83 नहीं देगा तो 84, 84 नहीं देगा तो 83, ये चीज याद रखना। और इंदिरा गांधी मरती कब है भैया जी? 84 में मर जाती है। 31 अक्टूबर 84। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो परियोजना है ये कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई करती है, तो याद रखना ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री में इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, प्री में बेसिक पूछेगा, इतना डेप्थ नहीं पूछेगा ना। आपसे पूछेगा कि कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। यदि आपको ये टफ लग रहा हो तो आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि डाटा साथ में लेके चल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि 27 लाख हेक्टेयर जल को सिंचित कर सकती हैं, या सिंचित जल से भूमि होगी इस बांध के द्वारा, और 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर योजना कितने राज्यों को लाभान्वित कर रही है? 3। अच्छे से देखो, 4। पहला क्वेश्चन ये। तो याद रखना क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य को सरदार सरोवर योजना लाभान्वित नहीं कर रही है। तो पहले आप ये 4 दिमाग में रख लो, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की चीज पे। सरदार सरोवर योजना निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में है? याद रखना गुजरात, गुजरात। परंतु लाभान्वित राज्य जो है मध्य प्रदेश भी है, ये चीज जरूर याद रखना। अब यदि मैं पूछूं गुजरात में कहां पर, तो बड़ौदा जिला, और बड़ौदा जिला में कहां पर, तो ये केवड़िया ग्राम। आजकल वो ग्राम थोड़ा सा टफ करने के लिए ये ऐसी चीजें देने लगे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा एक कदम आगे। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये 2 लाइनें लिखी हैं मैंने, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। यदि मैं आपसे पूछूं कि सरदार सरोवर परियोजना जो है इसकी आधारशिला पंडित नेहरू ने रखी थी, और उस सन में रखी थी जब अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करना था उनको। याद रखना सन 1961 अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत करने का साल था, और उसी समय पे वो दरअसल में नर्मदा के वेग को रोककर बांध भी बनाना चाहते थे, मतलब इस बांध का शिलान्यास किया था। डेट बताओगे कितनी डेट को किया था? 5 अप्रैल 1961। ये क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से आगे पढ़ना। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने देखो 17 और यहाँ भी 17 लिखा है, और सितंबर, सितंबर से जैसे 7 की फीलिंग आती है, तो 17 7 17 ऐसे भी याद रख सकते हो, सितंबर मतलब। बताओ नरेंद्र मोदी जी ने इस बांध का क्या किया था भैया जी? लोकार्पण किया था। तो ये 2 वर्ड बिल्कुल आप दिमाग में रखना कि नरेंद्र मोदी इज इक्वल्स टू लोकार्पण, और शिलान्यास या आधारशिला इज इक्वल्स टू नेहरू। 2 सिंपल सी चीज। ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक हो जाता है सरदार सरोवर परियोजना में, और यदि आप ये 2 लाइनें मेंस में लिख दोगे तो जांचने वाला बिना उसके आपको नंबर दे देगा। याद रखना डाटा का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इन 2 लाइनों में एक प्राचीन परंपरा आप जीवित करवा रहे हो और एक आधुनिकतम चीज को बता रहे हो। तो इस तरह से मेंस में आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अब अभी अपन मेन सेंस की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, छोड़ो। अब आप मुझे बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध? बाबड़ा। ठीक है, ये जो है सरदार सरोवर परियोजना, ये दूसरा सबसे ऊंचे बांध की कैटेगरी में दर्ज है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके बारे में विद्युत उत्पादन क्षमता आप रट लेना मेरे भाई, क्योंकि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। पहले वाले की 1000 थी, अच्छे से देखो कितनी है इसकी, 1450। याद रहेगा। और मेघा पाटकर जो है उनका वास्तविकता में संबंध इस परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से। वो इस पे दरअसल में रोक लगाने के लिए इधर उधर इन 4 राज्यों में कैंपेनिंग करती रहती हैं, और यहाँ पर जो भी लोग इस माफी चाहता हूँ बांध के आसपास रहते हैं उनको वो सचेत करती रहती है कि आप खाली कर दो, क्योंकि जिस दिन भी बांध में क्या हुआ, विस्फोट या एक्सप्लोशन या बांध रफ्चर हुआ, तो निश्चित रूप में ये पूरी धरती जो है उस एरिया की जलमग्न हो जाएगी, तो कहीं दिक्कत ना हो। अब मेरा आपसे सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन को तीव्र किया है किस सन से? 1989। 89। याद रहेगा ये चीज, ये कठिन क्वेश्चन था, जनरली मेघा पाटकर में सन नहीं आता, लेकिन आजकल ये क्वेश्चन भी प्रमोट हो रहा है।
अच्छा, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग पहले तो जो लोग भी हैं क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, मतलब क्वेश्चन देख लो कि पूछे कैसे जाते हैं, उसके बाद फिर आप इधर उधर की चीजें बटोर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अब जैसे अगली परियोजना ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, लेकिन बताओ किस जिले में है। खंडवा। परंतु क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ओमकारेश्वर परियोजना कितने जिलों को लाभान्वित कर रही है, बताओगे आप? 3 जिलों को। तीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड खंडवा, आपने बोले, खरगोन, हाँ और धार। धार, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता? 520। 520। देखो एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते या ना के बतौर आते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यदि ये आपसे नहीं बनेगा तो एक बात आप समझ लेना कि आपके बाजू वाले से भी नहीं बनेगा, और उसके बाजू में जो बैठा होगा उससे भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब है यदि कोई कठिन क्वेश्चन आता है तो वो सबसे नहीं बनता है, तो उससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता। यदि पेपर में कोई क्वेश्चन कठिन आया है तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन यदि मैंने पूछा महेश्वर बांध जो है वो किस जिले में है, तो ये आपको पता भी था, बताओ किस जिले में है, खरगोन। और खरगोन। ये आप लगा के आ गए खंडवा। अब ये बनता क्वेश्चन आपने गलत किया ना, मतलब आप उसी समय सिलेक्शन से हो गए बाहर। इतनी बड़ी सिली मिस्टेक मत करना प्लीज, बहुत आराम से टाइम लो। और जैसे मैंने आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा डाटा कवर करने की तरफ भाग रहे हैं कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, जो पढ़ लिया है उसी को बार बार घूंटो। ओमकारेश्वर खंडवा में निकल रहा मुंह से कि नहीं निकल रहा बिना 4 ऑप्शन देके, महेश्वर खरगोन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बस जो पढ़ चुके हो उसी को बिल्कुल कंफर्म करते चलो, नए की तरफ मत भागो। सोचो जब आप एक साल में नया मैटर नहीं जुटा पाए तो अब एक महीने में कौन सा नया मैटर आप जुटा के याद कर लोगे। जो पढ़ लिए हो उसी पे भरोसा रखो, आपका उतने में ही हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल नए की तरफ मत जाना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना ये जबलपुर के पास एक जगह है बरगी, वहीं पर है और इसलिए इसको बरगी परियोजना भी कहते हैं। दरअसल बरगी नगर में है इसलिए बरगी परियोजना। परंतु ध्यान रखना ये जो बरगी परियोजना है ये किस नदी को समर्पित है, नर्मदा नदी को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो नर्मदा नदी से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जरा जल्दी से बताना कौन आंसर करता है। बताओ अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? रामगढ़। गढ़मंडला। रामगढ़ से है पक्का? अच्छा हाँ सर। इनकी सहायिका का नाम बताओ जरा। गिरधारी बाई। गिरधारी बाई। झलकारी बाई की गिरधारी बाई? गिरधारी बाई। याद, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कई बार आप ये भी एक काम कर लिया करो कि जैसे ये चीज आ गई ना तो यहाँ साइड में इससे संबंधित कुछ 2-3 चीजें लिख लिया करो, तो उससे क्या अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि चलो ये चीज तो आती है। अब आप मेरे को बताओ, आपने एक नदी पढ़ी और 5 परियोजनाएं पढ़ी, और इनके अलावा बिल्कुल कुछ भी टच करने की अभी जरूरत नहीं, इतना ही क्वेश्चन आएगा। और ये आपका मीन्स का भी एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आता है नर्मदा नदी से संबंधित परियोजनाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये देखो पूरी परियोजना और मुद्दे की बात आपने दी, और इसमें मैंने पूरे प्री के क्वेश्चन भरे हैं, तो ये मीन्स में भी काम आएगा, तो सीट एक मत देना कहीं ये वाली। अब चलते हैं आगे। नर्मदा के बाद जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नो डाउट चंबल नदी। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक है। सबसे पहले आप ही मेरे को बताओ कि चंबल का नाम धर्म ग्रंथों में क्या मिलता है? चरमावती। लेकिन वास्तव में वो नाम धर्मावती था, बोल बोल के उसको क्या कर दिया, चरमावती। और कई लोग उल्टा भी बोलते हैं वाइस वर्सा कि नाम चरमावती था, बोल बोल के धर्मावती कर दिया, ठीक है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन ने कौन सी नदी पढ़ी है शुरू में? नर्मदा। उसका उसका उल्लेख सोचो, जिसको देखने से पाप व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। वैदिक सभ्यता में आपको नर्मदा दिखाई नहीं देती। आप अच्छे से देखो कौन सी नदी आपको ऋग्वेद में दर्शन करती हुई मिलेगी, या ऋग्वेद में जिसका वर्णन है, कौन सी नदी? चंबल। पहला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। अच्छा आजकल ये लंबाई बड़ी पूछते हैं, और लंबाई इसलिए पूछते हैं क्योंकि
गिनी चुनी तो लंबाई का नंबर रहता है, तो कहीं वो आगे पीछे ना हो जाए इसलिए। तो आप ये चीज थोड़ा सा याद रखना, 965 है ना, ये चीज थोड़ा सा। जैसे चरमावती धर्मावती, तो ये चाधा हो रहा है, तो ये 9 और 6, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब आते मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बताओ कहाँ से निकलती हैं? जानापा जानापा पहाड़ी, पहाड़ी में। महू, इंदौर। ऑप्शन में महू होगा, और महू नहीं होगा तो इंदौर होगा, क्योंकि ये सबको रटा रखा है, ध्यान रखना थोड़ा सा। सीधे पूछेगा चंबल का उद्गम स्रोत, तो आपको सीधे वो इंदौर देगा, और 4 और 3 और राज्यों के 3 और जगहों के नाम दे देगा। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल गिरती कहाँ है वर्ड ना देके इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। बताओ चंबल का अवसान कहाँ है? इटावा। एग्जैक्टली, और इटावा मतलब यू, तो ये चीज याद रखना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसकी सहायक नदियां। ये देखो, आपको सहायक नदी इसलिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन देता है निम्नलिखित में से चंबल की कौन सहायक नदी नहीं है। तो फिर वहां बहुत गंदा फंस जाते हैं अपन कि यार सोचो, अगर ये चीज भी रट लिए होते तो एक नंबर हमारी जेब में होता। और आपको ही पता कि पीएससी में पॉइंट पॉइंट का खेल होता है, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा जो चीज है। तो ये चीज आप याद रखना, काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा। अब देखो क्षिप्रा खुद उज्जैन, और ये चंबल की सहायक नदी में आ रही, तो थोड़ा याद रखना। जरा जल्दी से आप खुद पढ़ो और जलप्रपात, और मुझे बताओ कौन सा जलप्रपात सबसे ज्यादा पूछा जाता है? पाताल झाड़ी पानी। दहा। झाड़ीदाह पूछा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा आजकल ये वर्ड चलता है, पाताल पानी। बताओ पाताल पानी पे वो रेलवे स्टेशन पे किसकी लाश को फेंक दिया गया था, फिर वहां ट्रेन रुकती है? टांडिया भी। आंटिया भील। पक्का? वो तो तुम उसके बारे में बता रहे हो जिसको अंडमान में फांसी दी गई थी। अंडमान में किसको फांसी दी गई थी? भीमा नायक। भीमा नायक। ये तो नहीं होना चीजें। हाँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चंबल के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, आपने भी सुना होगा कि चंबल नदी जो है वो बड़े तीव्र वेग से चलती है, जिस वजह से मृदा की ऊपरी परत हट जाती है, और मृदा की ऊपरी तो छोड़ो, मृदा की सेकंड और थर्ड लेयर तक को हटाकर ये बड़े बड़े महाखंड या गड्ढे बना देती है। और इस घटना को साइंस में आप लोग मृदा पर्दन कहते हो, जियोग्राफी में इसी को हम कहते हैं बीहड़। और कई बार तो महाखंड या गड्ढे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि डाकू उनमें आश्रय या पनाह लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल में डाकुओं का आश्रय या पनाह लेना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? कि वहां की वादियों में ये आराम से क्या करते थे, जमीन के नीचे गड्ढों में क्या करते थे, रहे आते थे या छुपे आते थे। तो बहुत बड़े बड़े महाखंड या बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाती थी ये नदी, बहुत ज्यादा मृदा अपरदन के लिए जवाबदार है। तो ये चीज जरूर याद रखना, ये डाकुओं से संबंध यहाँ से पूछा जाता है, हालांकि वो तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिल्कुल सिंपल सा, उसमें केवल आपको माइंड मेक करना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब 3 राज्यों में बहती है ये नदी, कितने किलोमीटर में बहेगी? 965। 965, याद रखना। शर्मावती धर्मावती ऐसे याद रखना। अब उसके बाद जो यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं ना राम कहानी, ये मीन्स की चीज आ गई, और मैंने इसमें एक एक लाइन प्री की डाल दी है, जिसमें आपको कोई दिक्कत हो ही ना। आप ये डाटा याद कर दिए, मतलब मीन्स में भी A to Z चलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, बताओ किस, अच्छा मैं भारत की बात करूं, सबसे पहले नदी परियोजना किस नदी पर बनी है भारत में? मतलब किस नदी के पानी को रोककर बांध बनाकर और बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए गए थे? अपन ने पढ़ा था ये चीज, कावेरी। कौन सी? शिव समुद्र। नो नो, भारत की बात कर रहा हूँ भाई, भारत की। अरे दामोदर नदी घाटी परियोजना रे भाई। हाँ, सब दामोदर। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना इस नदी के लिए भारत में। लेकिन यदि मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा करिश्मा किसके साथ किया गया, तो आंसर है चंबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश की पहली जो नदी घाटी परियोजना है, मतलब किस नदी के बहाव को रोककर बांध बनाकर, एक को पीने का पानी, एक को किसानों के लिए दे दिया, एक को सिंचाई के लिए दे दिया, एक को वाटर पार्क बना दिया, है ना, एक से बिजली बनवा दी, ऐसा ये कहलाता बहुउद्देशीय परियोजना। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना जिससे इतने सारे काम दिए वो चंबल थी। अब दरअसल में कैसे आगे बढ़ा है, कैसे हमने काम लिया, तो दरअसल में हमने 3 बांध बनाए हैं। दरअसल 3 नहीं 4 बांध हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो ये चीज आप बिल्कुल कंफर्म कर लो
एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो तैयार कर लेना अभी से, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। बताओ गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर। ये मंदसौर। आज से मंदसौर। 10 साल पहले पूछ लिया है, 10 साल पहले पूछ लिया है, इसलिए अब आप तैयार रहो इस चीज के लिए। बताना कौन सी तहसील? भानपुरा। भानपुरा। अच्छा, अब भानपुर। मैं आपसे पूछूं कि चंबल नदी वो सबसे पहली नदी है जिस पर नदी घाटी परियोजना बनी, तो यदि मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना किस डैम पे बनी होगी, तो उस डैम का नाम वास्तव में था गांधी सागर बांध परियोजना। याद रहेगा ये चीज? बताओ किस वर्ष? किस वर्ष? 1960। नहीं, मैंने आपसे गलत चीज छुपाई, मैंने आपको सच्चाई तो बताई नहीं। 7 मार्च 1954 को नेहरू जी ने काम शुरू करवा दिया और पूर्ण हुआ है 1960 को। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ये वाला, तो याद रखना गांधी बांध सागर परियोजना की शुरुआत जो है वो 54 में हुई थी 7 मार्च को, और एंड कब हो गया था? 1960। अब दूसरा क्वेश्चन, लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? यदि गांधी सागर की बात करूं तो दो हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये चीज विद्युत उत्पादन क्षमता नहीं पूछी जाती, लेकिन यदि आपको लगता हो कि आपकी नंबर में कमांड है तो आप 115 मेगावाट याद कर सकते हो, और अगर आप मीन्स में लिख देते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, ये चीज। चलते हैं दूसरी। बताओ दूसरी परियोजना चंबल नदी पर कौन सी है? राणा प्रताप। राणा प्रताप। अब ध्यान रखना राजस्थान में होगी निश्चित रूप में, परंतु राजस्थान ये फिर वही 10 साल 15 साल पहले क्वेश्चन पूछ के अलग कर दिए, इसलिए आजकल पूछते हैं कि जिला और जिले के साथ में आजकल तहसील। तो याद रखना चित्तौड़ जिला है और रावतभाटा तहसील है। तो आप ये रा से ये रा याद रख सकते हैं जिसमें आपको आसानी है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ 54 में आधारशिला रखी गई है और यहाँ 64 में आधारशिला रखी गई है, मतलब स्टार्टिंग हो रहा है 54 को और यहाँ 10 साल बाद हो रहा है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब लाभान्वित राज्य की जब बात आ रही है तो सेम वही पुराना वाला टर्म ओवर ही आ रहा है, ये भी मध्य प्रदेश राजस्थान और ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान। इंपॉर्टेंट। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि राणा सागर बांध की जल विद्युत क्षमता, वो तो ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आप देख लो 115 से बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, लगभग 172 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है ये चीज, पूछी गई है एक बार बस, लेकिन राजस्थान में पूछी गई है यहाँ। अब आता है जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध के बारे में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी राजस्थान से संबंधित है, आपको ये कभी नहीं पूछा जाएगा बोरावास, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट ये 54 और ये 64 याद कर लेते हैं, ये इसमें कहीं ना कंफ्यूज हो जाए, इसलिए वो एक आंसर 1974 दे के रखता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। 1971 में दरअसल में इस परियोजना की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को लाभान्वित करती हैं, और विद्युत उत्पादन क्षमता जो है नो डाउट कितनी है? 100 मेगावाट। अब कई बार जब हम जवाहर सागर बांध पढ़ते हैं तो इसी में हम कोटा बैराज भी पढ़ते हैं, जबकि कोटा बैराज जो है वो एक अलग परियोजना है, और उस अलग परियोजना को भी राजस्थान के कोटा में 54 में इसको भी आरंभ किया गया था। अब आप खुद देख लो, लेकिन निर्माण कब पूर्ण हुआ था? 82 में। तो यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे पहली परियोजना कौन सी है जो पूर्ण हुई, तो याद रखना गांधी सागर एक साथ चली थी और कोटा बैराज एक साथ चली थी। दरअसल में ये बैराज शब्द का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना, कि नो डाउट राजस्थान से चलेगी लेकिन उसको एक राजस्थान में भेज दिया जाएगा और एक मध्य प्रदेश में भेज दिया जाएगा, तो दो नहरें निकाली जाएंगी, जिसमें से एक नहर जो है वो राजस्थान जो मरुस्थली एरिया है उसको सिंचित करेगी, 124 किलोमीटर तक पानी पहुंचाएगी, और दूसरा मध्य प्रदेश में 248 किलोमीटर तक उसकी जो नहर है वो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। याद रखना ये कोटा बैराज परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो आंसर चंबल नदी से। लेकिन खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा प्रारंभ कब हुआ और एंड कब हुआ, मतलब सबसे एंड जब हुआ वो यही वाली थी, कोटा बैराज। ध्यान रखना। अच्छा, इसका एकमात्र मकसद केवल और केवल सिंचाई था, और कुछ भी नहीं था। जैसे आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, राजस्थान जो कि मरुभूमि प्रदेश है उसको हरा भरा करने के लिए कौन सी परियोजना लाई गई थी? तो आंसर है कोटा बैराज परियोजना लाई गई थी। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अब थोड़ी सी जल्दी से मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनमें वन लाइनर फैक्ट है जो जो पूछे जाते वही। जैसे सूर्य की बेटी, और बिल्कुल वही चीज कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती और एस्चुरी भी नहीं बनाती,
वो नदी है ताप्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना ये कि सूर्य की पुत्री है और साथ ही साथ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये आप जरूर याद रखना, ये इसके बारे में पूछा भी गया है और इसमें अलग अलग बुकों में अलग अलग डेटा है। लेकिन जो एमपी की जो बुक आ रही है, जिसको एमपी प्रेफर करता है, जो भी वो एमपी की जो बुक है, उसमें 9724 जो है वो राइट आंसर इंक्लूड किया है। ताप्ती निकलती कहाँ से है? बैतूल के मुल्ताई से। बताओ कोई मेरे को, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में कौन सा व्यक्ति है? अच्छा, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह की नमक सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? घोड़ा डोंगरी की छतरपुर गाँव। ठीक है, और घोड़ा डोंगरी कहाँ पर है? बैतूल। याद रहे क्या ये चीज? ऐसा तो थोड़ा सा वही। अच्छा, गिरती कहाँ पर है ये? खंबात की खाड़ी में। और ये पूर्णा, शिवा, बोरी ये सहायक नदियों में आ जाती है। अब आता सोन। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। सोन का एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे सबसे पहले, सोन को ही स्वर्ण नदी कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसको कौन सी नदी कहते हैं। अच्छा, लंबाई आप खुद देख लो, 780। कंफ्यूजन बहुत लाजमी है, क्योंकि देखो 724 ये है और उसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि 965, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये 1177, आपको यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 1077 में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये दो नदियां जो आपको मिलेंगी, ताप्ती मिलेगी और जो सोन मिलेगी, उसमें 724 और 780, तो ये आप समझ लेना आराम से। ठीक है, अब आते मोस्ट इंपॉर्टेंट, निकलती कहाँ से है भैया जी? तो बिल्कुल वहीं से निकलती है जहाँ से नर्मदा निकलती है। तो एक एक वर्ड चला जाएगा कि अमरकंटक, अनूपपुर जिला, सेम नर्मदा के लिए भी वही, यही पहाड़ी है नर्मदा के लिए, मैकल पहाड़ी, और उसी की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से निकलती है। ये सब क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज कि कौन सी पहाड़ी से, कौन से जिले से, कौन से स्थान से, तो ये तैयार रहना इसके लिए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है अवसान कहाँ होता है, तो इसको लेके दो आंसर है। पहला है सोनभद्र, जैसे नाम से स्पष्ट है सोन नदी, तो सोनभद्र जो यूपी में है वहां इसका एंड होता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये दरअसल में आगे चल के बिहार जाती है और वहां इसका एंड पोजीशन है। अब ये नाटक क्या है जरा समझो। दरअसल में सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है और होता ये है कि गंगा और सोन आपस में ये मिलती है एक जगह पे, जिस जगह को कहते हैं पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र बोले तो बिहार, और ये पाटलिपुत्र वही है जिसकी स्थापना उदयन ने करी थी। अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया था, पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना को राजधानी किसने बनाया था? कि पटना के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी, याद रखना। अच्छा, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि पटना के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और ये पाटलिपुत्र जो जगह है, ये गंगा और सोन के संगम पर है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि दरअसल में सोन जो है उसका डेथ एंड ये है, गंगा और सोन का यहाँ पर, कहाँ पर है? ये पाटलिपुत्र में, तो इसलिए ये एंड पॉइंट माना जाएगा। और यदि ये एंड पॉइंट नहीं मानते तो फिर यूनिवर्सल फैक्ट ये है। मतलब इस पर डिबेट भी चलती है, तो जो माने सही वो उस हिसाब से है। तो आपको क्वेश्चन मिले तीन, गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन सा नगर बसा है, किसने बसाया था, और मध्यकालीन इतिहास में उसको राजधानी किसने बसाया, ये चीज याद रखना। अब जरा जल्दी से बता दो कितनी नदियां इसकी सहायक हैं। 3 रोहिला उसमें गोपद रिहंद सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन में सोन नहीं देगा, स्वर्ण नदी देगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। अच्छा, परियोजना जो है, एक परियोजना इससे संबंधित है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। हम लोग जब पढ़ा करते तो हम लोगों को ऐसा बोला करते थे कि बाण सोने का होना चाहिए, तो ये बाण सागर परियोजना। अब शुरुआत होता है कठिन क्वेश्चन से। 44 में स्टार्ट हुई थी परियोजना और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्टार्ट हुई थी जहां पर सबसे ज्यादा कोयले के भंडार हैं? बता सकते हो कोयले के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है? शहडोल की शहडोल में कहाँ पे? सोहागपुर। एग्जैक्टली तो जहां पर कोयले के सबसे ज्यादा भंडार हैं वहीं पर दरअसल में ये नदी जो है परियोजना के साथ है, बाणसागर परियोजना। परंतु यदि मैं पूछूं कि शहडोल के किस जिले के में, या शहडोल जिले के किस पार्ट में आती है, तो ये देवलोन, ये याद रखना। अदरवाइज आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर है, ये चीज बिल्कुल सिंपल है, किस नदी पर है? सोन नदी पर है।
अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राजस्थान मध्य प्रदेश राज्यों को लाभान्वित कर रही हैं, महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश को लाभान्वित कर रही हैं, तो जो ये बाण सागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर रही है, उत्तर प्रदेश को लाभान्वित कर रही है, लेकिन अच्छे से देखो किसको भी लाभान्वित कर रही है, बिहार को लाभान्वित कर रही है। क्यों? पाटलिपुत्र नगर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं उस नदी की जिसके क्वेश्चन आप देखोगे और सबसे आसानी से आप बनाते हो, बेतवा नदी। इसके क्वेश्चन आप देखते ही से क्लियर करते हो। जैसे इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला तो इसमें गंगा के जैसे डॉल्फिन पाई जाती है। आप मुझे बता सकते हो डॉल्फिन क्या है? कौन मास्टर पढ़ाया तुम लोगों को? रे मछली है, हाँ? आग लगे तुम लोगों को। डॉल्फिन मछली थोड़ी है, स्तनधारी है, इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान है। सब नाश करके रख दिए तुम लोग। हाँ, थोड़ा समय बस क्या दे दिए, याद रखना ये चीज। डॉल्फिन मछली नहीं है, स्तनधारी है। शार्क भी मछली नहीं है, शार्क भी क्या है, स्तनधारी है। ये चीज याद रखना, मेरे को मालूम था फंसोगे इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहने का कि प्रदूषण का नंबर ज्यादा है। जितनी गंगा पॉल्यूटेड हो चुकी है ना, फैक्ट्रियों का डायरेक्ट वेस्ट इसमें डाला जाता है, बिल्कुल उसी हद तक मध्य प्रदेश की जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उनका वेस्ट बेतवा में उड़ेला जाता है, इसलिए हो चुकी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? नर्मदा। ठीक है। अब बेतवा नदी है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा हम इसलिए बोलते हैं, उसके दो कारण मिले हैं। एक सर ने मुझे बताया कि दरअसल में गंगा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है, इस वजह से शायद बेतवा भी इसी कारण से मध्य प्रदेश की गंगा मानी जाती है कि जिस तरह से गंगा में पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है उसी तरह से बेतवा में भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है। वहीं जिस तरह से गंगा में डॉल्फिन नामक स्तनधारी मछली पाई जाती है, उसी तरह से बेतवा में भी डॉल्फिन स्तनधारी पाई जाती है। मतलब ये दोनों कारण कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की गंगा बनाते हैं बेतवा को। बुंदेलखंड के बहुत से एरिया से होकर गुजरती है और जीवन का काम करती है, सिंचित करती है एरिया को, और काफी सारे प्लांट्स वगैरह लगे हैं इसी पर बेस, इसी वजह से जीवन रेखा कहलाती है। अब इसकी लंबाई पूछते हैं तो 480, ये याद रखना। रायसेन में स्पेशली नाम पूछते कुमारा गांव, या कई जगह कुम्हारा गांव भी लिखा है, तो इतना इशू मत बनाना उसको, वो चलने दो। यमुना की सहायक नदी है, ये स्पेशली क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? और जरा ये याद रखना कि यूपी के हमीरपुर में दरअसल में ये यमुना से मिलती है दरअसल। अच्छा, अब इसके बाद एक ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, बीना और धसाना ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये बेतवा की ही दरअसल में क्या है, सहायक नदियों में से एक है। अब इन पे परियोजना जो है, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसने हलाली परियोजना ना पूछी हो। तो पहले तो आप एक चीज एकदम क्लियर कर लो कि हलाली जो परियोजना है वो इन दो प्रदेशों को, अब ये देखो अच्छे तरीके से, रायसेन दरअसल में जिला है और विदिशा भी एक जिला है, तो इन दो जिलों की सीमा पर स्थित है। अभी इसका नाम चेंज करके सम्राट अशोक सागर कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बतानी है मेरे को, वो है माता टीला बांध परियोजना। तो माता टीला बांध परियोजना दरअसल में उत्तर प्रदेश को लाभान्वित कर रही है, और उत्तर प्रदेश में दरअसल में एक जिला है ललितपुर, ये सबसे ज्यादा लाभान्वित है, और यहाँ पर बेतवा नदी पर यह बांध डिजाइन किया गया है। तो मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि माता टीला बांध जो है इस परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो चूंकि मध्य प्रदेश से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले को सबसे ज्यादा लाभान्वित करती है। राजघाट परियोजना केवल नाम से पूछी जाती है, याद रखना बेतवा नदी पर है और ये भी ललितपुर जिले के पास में बनाई गई है, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ये परियोजना माता टीला से राजघाट, और इसका मेन मकसद सिंचाई है, ये चीज याद रखना। जबकि ऊपर वाले का मेन मकसद है इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना, जबकि इसका मकसद केवल और केवल सिंचाई है। भांडेर परियोजना जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बेतवा नदी पर है इसलिए नहीं, सन 1953 में सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की थी। तो निश्चित रूप में इन सभी को सरकार ने मान्यता प्रदान की है, लेकिन भांडेर के लिए स्पेशली ईयर पूछा जाता है, और लाभान्वित जो जिले हैं वो ग्वालियर, भिंड, दतिया, मतलब ये वाला एरिया पूरा का पूरा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमेशा से आता रहता है,
उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम होशंगाबाद से तो होता है, लेकिन होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आती है पचमढ़ी, और वहीं पर है काली भीत की पहाड़ियां। तो दरअसल में काली भीत की पहाड़ियों से निकलती है तवा नदी, नर्मदा में विलय होकर समाप्त हो जाती है। लंबाई ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इस पर एक परियोजना चल रही है जिस वजह से ये तवा परियोजना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। होशंगाबाद जिला, तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जो इटारसी है, वहां तवा नदी पर दरअसल बांध बना के इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब? सन 1960 में। तो इसमें जो मैंने बताया आपको जिला, तहसील और तवा बांध परियोजना किस नदी पर है, तो वो कभी नहीं देगा आपको, लेकिन 1960 में शुरू की गई है, ये इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आप 1000 मेगावाट देखो तो बिल्कुल ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। ऐसे क्षिप्रा के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। इसको मालवा की गंगा कहते हैं, इंदौर की काकरी बारडी पहाड़ी से निकलती है, लंबाई 195 है, बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है, जो पूछे जाएंगे बिल्कुल वही लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी खासियत है चंबल में समागम होता है, मतलब चंबल की सहायक नदी है दरअसल में क्षिप्रा। एंड लास्ट में महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है वो इसी नदी के तट पर है। ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे, तो कई बार जब हम हैवी चीजें पढ़ लेते हैं तो इतनी बेसिक सी चीज हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज क्षिप्रा। काली सिंध के बारे में 3 क्वेश्चन हैं, तीनों ही बहुत आसान है, आप आराम से देख लो। सबसे पहले तो इसका उद्गम होता है देवास में बगली ग्राम से। दूसरी चीज है इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एक नदी है जिसका नाम है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, आई थिंक, हाँ, ये देखो, चंबल में समागम होता है क्षिप्रा का, बिल्कुल उसी तरह से जो काली सिंध है चंबल में उसी का समागम हो जाता है वेनगंगा का। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि काली सिंध जो है इसका समागम भी कहाँ पर होता है? चंबल में वेनगंगा पर होता है। अब इसके बाद पूछा जाता है सिंधु नदी। सिंधु नदी जब भी पूछी जाती है तो हमेशा गुना पूछा जाता है और सिरोंज तहसील पूछी जाती है, मतलब यहाँ से ये निकलती है गुना की सिरोंज तहसील से। समापल दम कहाँ तोड़ती है भैया जी? चंबल नदी में मिलकर अपना दम तोड़ देती है। अब सिंध नदी, अच्छा सिंधु नदी नहीं है ये, दरअसल सिंध नदी है। और इसके इम्पोर्टेंट होने का कॉन्सेप्ट ये है दरअसल में, इसमें 2 परियोजनाएं भारत सरकार चला रही है, हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट के हवाले है, अटल सागर परियोजना और मणिखेड़ा बांध। तो दरअसल में जो मणिखेड़ा बांध है वो शिवपुरी जिले में है, मणिखेड़ा ग्राम में है और सिंधु नदी पर ही है, जिसको हम सिंध या सिंधु बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि अटल सागर जो परियोजना है ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। और सन 2018 में इसी का नाम हमने किया था अटल सागर परियोजना, मतलब पहले इसको मणिखेड़ा बांध कहते थे और मणिखेड़ा बांध को ही दरअसल में 2018 से हम अटल सागर परियोजना का नाम दे रहे हैं। तो ये अब केन जो नदी है ये कटनी से निकलती है, यमुना में समागम होता है। वेनगंगा के बारे में भी ये वन लाइनर चीज आपने याद रखनी है। टोन्स को तमसा भी कहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, मतलब ये सब वन लाइनर हैं जो आपने याद करने की चीजें हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रीलिम्स संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ये वो तत्व हैं जिनको आपको पढ़ के इस चैप्टर में और बहुत आराम से क्वेश्चन टाइप करने, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बड़े पैमाने पर जमीनों को संचित करना या किसानों के खेत जो बड़े पैमाने पर हैं उनको संचित करने के लिए मध्य प्रदेश में 1927 में मुरैना जिले में एक बांध है जिसका नाम है पगारा बांध, इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब मुरैना जिले में जो पगारा बांध है ये मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध में से एक है। इसी बांध को दरअसल में हाईलाइट करके एक बहुत बड़े एरिया को सिंचित करने की कोशिश की गई थी जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सा मतभेद निकल के आते हैं। कई लोग पगारा बांध को बोलते हैं कि सबसे पुराना है
परंतु कई लोग बोलते हैं कि साइक्लोपियान जो बेतवा नदी पर है और रायसेन जिले में पड़ता है, ये सबसे पुराना है। तो अब अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया तो मुझे ये चीज मिली साफ साफ कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो वो सीधे या तो पगारा ऑप्शन में देता है, और पगारा ऑप्शन में नहीं होता तो साइक्लोपियान देता है। तो ये चीज याद रखना। लेकिन साइक्लोपियान के बारे में एक दो जगह अलग से चर्चा करी गई है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है किस नदी पर है और किस जिले में है। तो ये चीज याद रखना कि जांच मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उनके जहन में भी ये चीज कहीं ना कहीं होगी कि पुराने बांध दो माने जा रहे हैं एमपी में, पगारा और ये साइक्लोपियान। अब जो अगली चीज है कि प्रथम जो नहर है निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में, वो कहाँ से निकाली गई थी, बालाघाट से। और बालाघाट में किस नदी को बनाकर, वेश बेनगंगा को। अब फिर से चलते हैं पुरानी चीज में जो मैंने आपको बताया। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला मध्य प्रदेश का पुराना बांध कौन सा है, तो आप बोलेंगे मुरैना जिले में स्थित पगारा बांध या पागरा बांध, जिसपे 1927 से सिंचाई परियोजना शुरू हुई। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दूसरा कौन सा सिंचाई परियोजना को समर्पित कोई बांध है या दूसरी कोई सिंचाई परियोजना को समर्पित है क्या कोई, तो आपको कहना रायसेन जिले में। लेकिन याद रखना इस बार आपको नाम लेना है पलकमती। और रायसेन जिले में पलकमती परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 6 साल बाद हुई थी पहले से। तो पगारा बांध से 6 साल बाद 1933 में पलकमती सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई थी। 3 साल और गुजरने के बाद बालाघाट में भी सिंचाई परियोजना की शुरुआत होती है, जिसका नाम है मुनारू माला। तो ये वन लाइनर फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन पे आप बस थोड़ी सी चीज यदि मिस कर दो तो आपका काम हो जाता है खत्म। जैसे मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन है, अब ध्यान से सुनना। ग्वालियर है असल में आंसर, लेकिन यदि 4 ऑप्शंस में से ग्वालियर ना हो तो आप ध्यान रखना आपको होशंगाबाद जरूर दिया होगा, तो आपको फिर इसको ही टाइप करना है। तो दरअसल इनमें कॉन्ट्राडिक्शन भी चलता है कि अगर ये देता तो ये नहीं देता, ये देता तो ये नहीं देता, फिर भी दोनों दे दिए जाए। सो द राइट आंसर इज ग्वालियर। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यदि आपको सबसे ज्यादा सिंचित जिला पता है तो फिर सबसे कम सिंचित जिला भी पता होना चाहिए, डिंडोरी। सिंपल सी चीज है। अब पूछा जाए कि तालाब के द्वारा सबसे ज्यादा कहाँ पर सिंचाई होती है, नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा कहाँ सिंचाई होती है, कुओं के द्वारा सबसे ज्यादा कहाँ सिंचाई होती है, तो आप खुद देखो तीनों सवालों का अलग अलग जवाब मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन टिपिकल हो जाते हैं। तो जनरली तालाबों के द्वारा होती है बालाघाट में सिंचाई सबसे ज्यादा। नलकूपों की बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा, मतलब ट्यूबवेल जिनको हम बोल सकते हैं। और कुओं की बात करें तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, मंदसौर में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अब फिर से ये दो क्वेश्चन जो बनते हैं ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है, तो निश्चित रूप में ग्वालियर। और सबसे न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा, तो डिंडोरी के बीच जंग हो जाती है। लेकिन यदि मैं पूछूं सबसे ज्यादा जल का जो स्तर है पीने वाले पानी का, ब्राजील के पास है सबसे ज्यादा पीने वाला पानी। लेकिन यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो होशंगाबाद में सबसे ज्यादा पीने का पानी आपको मिलेगा। और सबसे कम पानी जो है वो महाराष्ट्र की बॉर्डर से सटा हुआ है बुरहानपुर, जहां पर मुमताज महल को दफनाया गया था स्टार्टिंग में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है असीरगढ़ का किला इसी के अंतर्गत आता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग कब बना था, जैसे आज आप लोग सुनते हो ना कि एक एक बूंद बचाना है, तो ये दरअसल में जो मैसेज है वो इसी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो जल के संरक्षण के लिए अवेयरनेस हो, जल परियोजनाओं का बेहतर तरीके से विकास हो, 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना ये चीज। अब अपन चलते हैं सिंचाई नदी परियोजनाओं की तरफ। तो जो जनरली हमने नदियों के साथ में पढ़ी हैं वो सिंचाई परियोजनाएं आपको याद रखना है, जैसे टॉन्स हो गई है ना, और फिर उसके साथ ये अटल सागर हो गई, तो मैंने यही करनी है। लेकिन कुछ ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट पूछी जाती है, वन लाइनर सीधा क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं पे बेस आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, चोरल परियोजना का संबंध किस जिले से है, इंदौर जिले से। दूसरा, पेंच परियोजना का संबंध किस जिले से है, छिंदवाड़ा जिले से।
उर्मिल परियोजना कई बार पूछी गई है एमपीपीएससी में। उर्मिल परियोजना का संबंध भी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से तो है, लेकिन गांव का नाम पूछते हैं, याद रखना हिरौता, और नदी वही है उर्मिल नदी। माही परियोजना माही नदी पर है, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, किनको लाभान्वित कर रही है, तो धार और झाबुआ को लाभान्वित, मतलब सीधा सीधा एक बार आप पढ़ोगे आपको ये चीजें बन जाएंगी, इसमें कुछ ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, अब अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बाघ परियोजना किन दो राज्यों को लाभान्वित कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो महाराष्ट्र के साथ में मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर रही है। और ये परियोजना बेसिकली जो है ये महाराष्ट्र के सिरपुर में बाघ नदी पर है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। थावर परियोजना मंडला जिला, और बारना परियोजना इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि विश्व बैंक दरअसल में इसमें मदद कर रहा है रायसेन जिले में, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 7 परियोजनाएं मैंने ऐसी लिखी हैं, सॉरी हाँ 7 ये परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको आप एक बार यदि देख लेते हो तो आपको ये चीज तैयार हो जाएगी, इसमें समझाने वाला कुछ खास नहीं। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज मेरे को डिस्कस करनी है आपसे, कोलार परियोजना। कोलार परियोजना जो है ये सीहोर जिले में है, बाकी चीज आप छोड़ दो, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान अगर रखना हो तो ये भी ध्यान रख सकते हो कि विश्व बैंक दरअसल में इसमें सहायता पहुंचा रही है। अच्छा, सुक्ता परियोजना बिल्कुल वही सुक्ता नदी पर है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आपको लाभान्वित जिले याद रखने हैं, खंडवा और बुरहान। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में जो बिजली उत्पादित होती है वो कोयले को जलाकर होती है। तो ये 7 ताप विद्युत केंद्र जहां कोयला जलता है और बिजली बनती है, सॉरी 8 केंद्र हैं। अब इन 8 में से एक क्वेश्चन हमेशा एमपीपीएससी देती है, तो इसलिए ये जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत सिंपल लिख दिया है मैंने, किताबों में आपको भाषा के रूप में लिखा है मैंने, बिल्कुल वही लिखा है जो आपसे पूछा जाएगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन के पैटर्न के माफिक इसको एक बार देख लो, याद है तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं है तो बिल्कुल अभी तैयार करके इसको अलग करना। ताप विद्युत केंद्र का मतलब है जहां कोयले को जलाकर बिजली प्राप्त की जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है जहां पर कोयले को जलाकर बिजली प्राप्त की जाती है, तो आपको कहना है चांदनी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, स्थापना कब हुई थी चांदनी ताप विद्युत केंद्र की, आंसर है 1953। अब निश्चित रूप में चांदनी ताप विद्युत केंद्र में कोयला जलता है, तो कहाँ का कोयला जलता है, ये अगला खतरनाक क्वेश्चन। पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा से जो कोयला निकल के आता है वही चांदनी ताप विद्युत केंद्र में दरअसल में जलता है। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र से जो बिजली बनती है वो सप्लाई किस जिले को की जाती है, तो याद रखना बुरहानपुर जिले में जो अखबारी कागज है उसको सप्लाई की जाती है नेपा नगर। तो कहने का मतलब है कि जो अखबारी कागज नेपा नगर है उसको सप्लाई की जाती है चांदनी ताप विद्युत परियोजना से मिलने वाली बिजली की, मतलब एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जबलपुर ताप विद्युत की स्थापना कब हुई थी, 1960 में, और कहां पर स्थित है, तो कोई भी बता सकता है। अमरकंटक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता है, लेकिन हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछता है कि अमरपुर ताप विद्युत केंद्र जो है वो किस जिले में आता है, तो कई बार ये अनूपपुर याद नहीं रह पाता हम लोगों को, तो इसलिए कई बार दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा याद रखना कि अमरकंटक अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कोयला कहां से निकलता है, तो उसी जगह से कोयले को लेता है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, मतलब सुहागपुर जो शहडोल में है, ध्यान रखना। संजय गांधी, पूछ पूछ के इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया गया है कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत 2000 से 7 साल पहले हुई, मतलब 1993 में। उमरिया जिले में एक जगह है वीर सिंह पाली, यहाँ पर माता जी का मंदिर भी, यहाँ पर दरअसल में क्या होता है स्थापित किया गया है ये प्लांट। तो अब पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी नदी से, तो वही मध्य भारत का कोयला क्षेत्र का पार्ट है दरअसल में, जोहिला कोयला क्षेत्र, वहां से कोयले को लिया जाता है। सतपुड़ा कोयला जो है, माफी चाहता हूँ, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ये तो इम्पोर्टेंट है, परंतु अमेरिका के सहयोग से हुई थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्याचल ताप विद्युत की स्थापना हुई थी 87 में, दोनों में 7 और 7 कॉमन है, परंतु इसकी स्थापना
सोवियत संघ के प्रयास से हुई थी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी कि सतपुड़ा अमेरिका के सहयोग से बना है ताप विद्युत केंद्र, और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सोवियत संघ मतलब रसिया के सहयोग से बना है। अब फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पाथरखेड़ा से कोयला की सप्लाई होती है सतपुड़ा को, तो सिंगरौली से कोयला की सप्लाई होती है विंध्याचल पावर प्लांट। मतलब ये बिल्कुल मैंने वही लिखा है जो पूछा जाएगा, इसमें मैंने एक भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं की कि किंतु परंतु और ये सारी चीज। और लास्ट में है पेंच, माफी चाहता हूँ सेकंड लास्ट है पेंच। अभी 2012 में स्थापना हुई थी इसकी, छिंदवाड़ा जिले में है। इसके बारे में ज्यादा डाटा मेरे को नहीं मिला इसलिए मैंने सिंपल लिखा। हाँ, सिंगा जी जो है वही मेला जहाँ पर भरता है, सिंगा जी का मेला खंडवा जिले के डुंगलिया में इस ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है, और ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बनता है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र सेम चीज आपको मिलेगी एक और जगह पर, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कहीं पर था क्या, नहीं सॉरी, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र। ये पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र चांदनी को, और पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा को, ये तो चांदनी और पाथरखेड़ा जो है ये चीज आपसे पूछी जाती है। पाथरखेड़ा ये समान माफी चाहता, चांदनी और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ये आपसे क्वेश्चन देगा और पूछेगा किस तरह से समानता प्रदर्शित करते हैं, तो पाथरखेड़ा क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति होती है। और अब तो आप ये चीज भी जोड़ लीजिए कि इनमें एक नया नाम सिंगा जी भी जुड़ गया है ताप विद्युत केंद्र 2014 से, मतलब ये वाला चीज। तो कहने का मतलब है ये आपका टॉपिक हुआ खत्म, और अब अपन कल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, 1 के बारे में पढ़ेंगे।